हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन गुलाम का नियम पढ़ चुके थे चैप्टर फर्स्ट के अंदर। ये थर्ड वीडियो है आपका, जिसमें आपने गुलाम के नियम तक पढ़ चुके हैं। आज अपन गुलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। बेटा, आपने गुलाम का नियम पढ़ लिया था। आपने पढ़ लिया था कि दो आवेश अगर कहीं है तो उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। उससे आगे का अपन काम करते हैं आज अपन बात करते हैं। अपन ये बिल्कुल नहीं बताया कि क्योंकि देखो आवेश अदिश राशि है, बल तो सदिश राशि है, तो गुलाम के नियम का सदिश रूप क्या है? आज का टॉपिक अपना जो है वो है ये गुलाम के नियम का सदिश रूप। गुलाम के नियम का सदिश रूप, ये अपना आज का टॉपिक है। गुलाम के नियम का सदिश रूप का मतलब है कि एक आवेश दूसरे पर किस प्रकार से बल लगा रहा है। इसको आप समझिएगा इस तरह से। सदिश रूप को समझने के लिए मैंने कार्तीय निर्देश पद्धति को ले लिया XY। यहाँ पर एक आवेश Q1 है ये, जो कि बिंदु A पर स्थित है, और यहाँ ये Q2 आवेश है जो कि बिंदु B पर स्थित है। Q1 आवेश का स्थिति सदिश R1 वेक्टर है मूल बिंदु O के सापेक्ष, और Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर है बिंदु मूल बिंदु O के सापेक्ष। वापस बोलता हूँ, XY निर्देश तंत्र में जो आवेश है Q1 Q2 जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर, समझिएगा बात को। अब मैं कह रहा हूं Q1 आवेश Q2 पर कितना बल लगा रहा है उसको अपन देखेंगे, या Q1 आवेश Q2 पर कितना बल लगा रहा है, या Q2 जो है वो Q1 पर कितना बल लगा रहा है, इसको अपन समझते हैं। देखो, माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। अब समझेगा, अब Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला, अब Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। और देखो, और R12 का क्या, R12 ये सदिश राशि है, ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया बेटा, अदिश राशि हो गई है। तो इसको सदिश बनाने के लिए R12 कैप लगाया गया। R12 कैप का मतलब है F12 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। R12 वेक्टर जो है वो F12 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश है। इकाई सदिश अपन 11th क्लास में जान चुके हैं। इसी प्रकार Q2 आवेश पर Q1 आवेश के Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला, तो वो हो जाएगा बेटा F21 वेक्टर। F21 वेक्टर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर R21 का क्या। वही वाली बात है कि यदि इस राशि को सदिश बनाने के लिए मैंने यूनिट वेक्टर से गुणा कर दिया, और R21 वेक्टर R21 कैप का मतलब होता है F21 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। अब आप इस चीज को ढंग से समझना। इसको मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। अब आगे समझे आप। अब मैं ये कह रहा हूं कि R12 वेक्टर जो होता है ना, वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होता है, ठीक है। इसी प्रकार R21 वेक्टर जो होता है वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होता है। और अगर अपन इसका मोड कर दें तो R12 वेक्टर जो है R
2 1 वेक्टर के बराबर है। ये दूरी तो बराबर है, यहाँ से यहाँ तक केवल एक दिशा, एक बार ऐसे है और दूसरी बार ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि r21 कैप जो है बेटा केवल माइनस ऑफ r12 कैप के बराबर है। इसका मतलब तो यही हुआ, केवल दिशा का फर्क है, केवल विपरीत दिशा है। एक a से b की ओर है ab वेक्टर और दूसरा b से a की ओर है b वेक्टर, और इसके अंदर और कोई फर्क नहीं है। और ये मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से अगर अपन देखें तो F21 वेक्टर जो हो जाएगा वो k q1 q2 अपॉन r21 वेक्टर का स्क्वायर और माइनस ऑफ r, यानी F21 वेक्टर बराबर माइनस k q1 q2 अपॉन r21 का स्क्वायर। इसको मोड में डाल दो, भले ही फर्क नहीं पड़ता, और ये हो जाएगा आपके पास r12 का। अब ये समीकरण 4 और समीकरण 1 ये बराबर है, यहाँ इसका और ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ डिस्कस कर चुका हूं। इसका मतलब ये हो गया समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से इसका ये मतलब हो गया कि F12 वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ F21 वेक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ, समझो आप। इस चीज का मतलब ये है कि पहला आवेश, कूलाम के सदिश नियम का मतलब है कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगा रहा है, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा। पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगा रहा है, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा, केवल विपरीत दिशा में होगा। यह इसका मतलब है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसका मतलब कूलाम का नियम कहीं ना कहीं न्यूटन के गति के तृतीय नियम का क्या करता है, अनुपालन करता है। इसी के तहत ये कूलाम के नियम का सदिश रूप पूरा होता है। और कूलाम के नियम के सदिश रूप के साथ हम कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं भी पढ़ लेते हैं, जिसको मैं आपको वर्बली समझा देता हूं। कूलाम के नियम की सीमाओं के अंतर्गत कहां कूलाम का नियम वैध है। जैसे कूलाम का नियम कुछ किलोमीटर से 10 की घात -15 मीटर तक की रेंज में ही काम करता है। 10 की घात -2 आवेश अगर 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर रखे हुए हैं तो कूलाम का नियम काम नहीं करता, और दो आवेश अगर बहुत अधिक दूरी पर रखे हुए हैं तो भी कूलाम का नियम कार्य नहीं करता। दूसरा पॉइंट आता है बेटा, कूलाम का नियम जो है वो केवल और केवल गतिशील स्थिर आवेशों के मध्य काम करता है। गतिशील अगर आवेश हैं तो आप कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के मध्य बल नहीं निकाल सकते। तीसरा पॉइंट आता है, कूलाम का नियम जो है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम का अनुपालन करता है। वहां आपने पढ़ा था दो कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो F बराबर G m1 m2 r² था। याद कीजिए, जहां G गुरुत्वीय नियतांक था और m1 m2 दो कणों के द्रव्यमान थे, तो यहां पर भी वो गुरुत्वाकर्षण के नियम का अनुपालन करता है और साथ में यहाँ न्यूटन के गति के तृतीय नियम का भी अनुपालन करता है। ये कुछ कूलाम के नियम की सीमाएं हैं, इनको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बेटा, वो आता है कूलाम के नियम से अपन केवल दो आवेशों के मध्य बल का परिकलन कर सकते हैं। ये भी कूलाम के नियम की सीमाओं के अंतर्गत ही आता है। अगर किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश है, समझ रहे हो आप, किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश हैं तो कूलाम के नियम से उस निकाय में किसी आवेश पर बल का परिकलन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको अध्यारोपण का सिद्धांत समझना होगा। इसको मैं साथ करके अध्यारोपण का सिद्धांत, इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत। इस चीज को समझने पर अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब होता है किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश हैं तो किसी आवेश पर या तो निकाय के ही आवेश पर या किसी अन्य आवेश पर लगने वाला कुल बल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए इसको समझने से पहले आप एक चीज को समझिए, एक पॉइंट मैं काम में लूंगा यहां पर, परीक्षण धनावेश। देखिए परीक्षण धनावेश का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए, फिर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। परीक्षण धनावेश का मतलब होता है एक ऐसा आवेश जो कहीं स्थित है और अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे 12th क्लास के अंदर मैंने 5वीं क्लास के बच्चे को बैठा दिया, तो 5वीं क्लास का बच्चा 12th के प्रेशर को महसूस करेगा, पर 12th क्लास के बच्चों पर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। ऐसे ही किसी आवेशों के निकाय या किसी आवेश के पास अगर परीक्षण धनावेश को रख दें
तो वो उस आवेश के प्रभाव को महसूस करेगा। कौन? परिक्षण धनावेश। परंतु अपना प्रभाव दूसरे आवेश या आवेश के निकाय पर बिल्कुल नहीं डालेगा। मतलब कहीं मैंने परिक्षण धनावेश रख दिया तो उसका प्रभाव निकाय में कहीं नहीं पड़ेगा। ये कहलाता है परिक्षण धनावेश। एक काल्पनिक सोच है, काल्पनिक आवेश है, जिसका उपयोग अपन कहीं विद्युत क्षेत्र या बलों के कुल बलों का परिकलन करने के लिए काम में लेते हैं। तो यहां है बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत को आप समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक निकाय है, ठीक है बेटा। इस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं। Q1 आवेश भी है, Q2 आवेश भी है, Q3 आवेश भी है, Q4 भी है। इस तरह से Qn आवेश है, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, R3 वेक्टर है, R4 वेक्टर है ना, Rn। अब मान लीजिए मुझे इस निकाय के कारण कुल आवेश, इस निकाय के कारण कुल बल का परिकलन करना है। तो एक तो तरीका यह है कि किस आवेश पर परिकलन करना है। जैसे मान लो Q2 पर करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 आवेश पर 1 के कारण बल निकाल दूंगा कूलाम के नियम से, 3 आवेश के कारण Q2 पर बल निकाल दूंगा, 4th आवेश के कारण Q2 पर बल निकाल दूंगा। अलग अलग सारे बल निकाल करके और उन सब का क्या कर दूंगा, सदिश योग कर दूंगा। तो ये Q2 आवेश पर लगने वाला कुल बल आ जाएगा। एक तरीका ये कि आप कुल बल किसी बिंदु पर निकालना चाहते हैं। इस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं और इन आवेशों के कारण कोई बिंदु ले लें और उस बिंदु पर इन सभी के कारण, इस निकाय के कारण, निकाय मतलब सभी आवेशों के कारण अगर आप बल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां एक बिंदु ले लिया, इस पर मुझे इन सभी आवेशों के कारण बल निकालना है। तो मैंने कहा कि यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया और इस पर मैंने परिक्षण धनावेश Q0 की कल्पना कर ली। अब मैंने आपको बताया था परिक्षण धनावेश किसी निकाय में होता है तो वो उस निकाय के बल को, उस निकाय के प्रभाव को महसूस करता है, परंतु उस निकाय पर को प्रभावित कभी नहीं करता। तो Q0 जो है वो मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, Q1 के कारण Q0 पर बल निकालूंगा, Q2 के कारण निकालूंगा, Q3 के कारण निकालूंगा, Q4 के कारण निकालूंगा, Qn के कारण, इस तरह से सभी के कारण अलग अलग बल निकालूंगा कूलाम के नियम के तहत और उन सभी को सदिश रूप में जोड़ दूंगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में किसी बिंदु पर निकाय के आवेशों के द्वारा लगने वाला जो बल है वो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य ही होता है। राइट। तो पहले अपन करेंगे Q0 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला Q0 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल F0 वेक्टर बराबर K Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 का। इसी प्रकार Q0 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, Q0 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा बेटा, F02 वेक्टर बराबर K Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 का क्या। इसी तरह से F0, चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं, F03 मतलब Q0 आवेश पर Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल K Q0 Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R03 का क्या। इसी तरह से F0n मतलब अंतिम आवेश nवें आवेश के कारण लगने वाला बल Q0 आवेश पर। ये समझ में आया होगा। अब परिणामी बल निकालना है तो परिणामी बल जो होगा बेटा, परिणामी बल क्या करेंगे, F वेक्टर वो हो जाएगा F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर
प्लस एफ नॉट 3 वेक्टर प्लस एफ नॉट में इसी तरह से एफ नॉट एन वेक्टर। सो एफ वेक्टर बराबर एफ ये हो गया बेटा के क्यू नॉट Q1 अपॉन आर नॉट 1 का स्क्वायर आर नॉट 1 का कैप। के क्यू नॉट ये मैंने एफ नॉट 1 का मान रखा, इसी तरह से के क्यू नॉट Q2 अपॉन आर नॉट 2 का स्क्वायर आर नॉट 2 का कैप। इसी तरह से के क्यू नॉट Q3 अपॉन आर नॉट 3 का स्क्वायर आर नॉट 3 का कैप प्लस प्लस के क्यू नॉट Qn अपॉन आर नॉट n का स्क्वायर आर नॉट n का। ज्यादा है तो आप इसके अंदर से कुछ कॉमन ले सकते हैं। f वेक्टर बराबर के क्यू नॉट अपॉन के क्यू नॉट कॉमन लिया आपने, अंदर बच गया Q1 अपॉन आर नॉट 1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन आर नॉट 2 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन आर नॉट 3 का स्क्वायर प्लस Qn अपॉन आर नॉट n का स्क्वायर। राइट, f वेक्टर बराबर ज्यादा है तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिया k का मान, ये हो गया Q नॉट और इसको सिग्मा रूप में लिखो, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n qi अपॉन r नॉट i का। ये हुआ आपका किस आवेशों का एक निकाय है और उस आवेशों के निकाय में एक बिंदु है, उस बिंदु पर लगने वाला कुल बल जो है वो आवेशों के अलग